नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर बूस्टर की हमारी सीरीज, जो सभी लर्नर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत यूजफुल होगी। इसमें हम सारे जनरल टॉपिक्स लेंगे विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीवन। आज हमारा पहला सेशन है, इसको आपका प्यार और समर्थन मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। हर करंट अफेयर बूस्टर सेशन में मैं 15 मिनट में एक टॉपिक को डिटेल्ड कवर करूंगा और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भैया, द ग्रेट टर्निंग पॉइंट। आप सभी जानते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 नेशंस जिनको हम कहते हैं, उनकी जो जून 2021 में मीटिंग हुई उसके निहितार्थ क्या है और दुनिया की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट के रूप में क्यों माना जा रहा है। आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो सातों देश हैं, 1970s में ये सब एक हुए क्योंकि तब एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक आया था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी वो नाराज थी वैसे कि भाई तुम हमारा कच्चा तेल ले जाते हो और हमको रिफाइंड पेट्रोलियम बेचते हो और हम तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं इसमें। उन्होंने दाम कई गुना बढ़ा दिए तो एकदम से रिसेशन आ गया। तो उसके बाद ये सारे लोग एक हो गए। अब 70s और 80s में दीज 7 कंट्रीज वर एक्चुअली दी इंडस्ट्रियलाइज्ड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद फिर चाइना का उदय हो गया, इंडिया का उदय हो गया और ये सारी चीजें जो हैं समय के साथ बहुत हद तक बदलती चली गई। फिलहाल अब इन सातों देशों पे एक नजर डालते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रांस की, तो इमैनुअल मैक्रोन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच है रिगार्डिंग हिस्ट्री, रिगार्डिंग शुड फ्रांस अपोलोजाइज फॉर व्हाट इट हैज डन इन वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज लाइक अल्जीरिया और नॉट, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उनका अपना सोशियो रिलीजियस आउटलुक फॉर फ्रांस इटसेल्फ, आप इसका हिस्सा हैं। उसके बाद आपको दिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रगी जो इटली के हैं। इसके पहले ये एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के बॉस थे और वहां से आए, तो उनसे बहुत उम्मीदें की जा रही हैं कि वो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे इटली की पूरी इकोनॉमी में। तो वो कौन सी इंस्टीट्यूशन थी भैया, जरा बता दो। उसके बाद आप देख रहे हैं एंगेला मर्केल चांसलर हैं और सीडीयू जो कोalition है उसकी बॉस हैं। काफी समय से जर्मनी को चला रही हैं और फाइनली अब वो रिटायर होके जा रही हैं। तो उनके बाद कौन उनको रिप्लेस करेगा, इसको लेके जर्मन पॉलिटिक्स में पूरा इंटरनल जो अभी टर्मोइल कह लें, चर्न कह लें, वो चल रहा है। उसके अलावा नियो फाशिज्म वाला भी एक प्रॉब्लम वहां पर है। उसके बाद हम सबके हर दिल अजीज, हमेशा बिखरे बालों के साथ आने वाले बड़े क्यूट से बोरिस जॉनसन साहब हैं, जिन्होंने पहले कोरोना वायरस को मजाक समझा, फिर कोरोना ने उनको ही पकड़ लिया, फिर वो हॉस्पिटल गए। तब तक वो एनएचएस की बहुत बुराई करते थे, आने के बाद एनएचएस की तारीफ करने लग गए, नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूके, विच इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन द वर्ल्ड। वहां कोई भी जाए फ्री इलाज हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद उन्होंने खुद उसकी तारीफ करना शुरू की, पहले कहते थे प्राइवेटाइजेशन कर दो। और उसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस को इतना सीरियसली ले लिया कि आज वैक्सीनेशन के रेट में यूके बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुका है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो उनको अभी आ रही है, भारत से निकला हुआ डेल्टा वेरिएंट B1672 वो यूके का मेन वेरिएंट बन गया। खैर वो लड़ाई तो चलती रहेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं पोस्ट ट्रंप एरा के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये जो G7 की मीटिंग हुई है 2021 में कॉर्नवॉल में, बेसिकली इसमें दो बड़ी चीजें हैं। ये एक पोस्ट पैंडेमिक मीटिंग है। जी हाँ, मैं जानता हूं पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, वेस्ट के लिए थोड़ा बहुत हो गया है, और ये पोस्ट ट्रंप मीटिंग है। इन दोनों चीजों के मायने बहुत गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप जो मल्टीलैटरलिज्म को तबाह करने के लिए रैकिंग बॉल का काम कर रहे थे वो जा चुके हैं। जो बाइडेन मल्टीलैटरलिज्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिग टेक पर लीश लगाने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्सेशन लाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ही कहा जाएगा ना। और ये अचानक से पिछले 5 महीने में दुनिया की दिशा ही बदलने के काम हो रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन कितना कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा हाउस ऑफ रेप्स और सेनेट में क्या वाकई उनको मेजोरिटी सपोर्ट मिल पाता है या नहीं, क्योंकि उनके लेजिस्लेटिव प्रपोजल तो बहुत ही भीषण भीमकाय। लेकिन अगर इतनी वेफर थिन मेजोरिटीज में काम नहीं हो पाया तो जो बाइडेन एक्चुअली अपने बड़े बड़े काम को इस बार अंजाम हो सकता है ना दे पाए। अभी देखेंगे, 4 साल में पता चलेगा। उसके बाद जापान अपने डिफ्लेशन से लड़ ही रहा है, 3 दशक हो गए और शिंजो आबे साहब ने बहुत कोशिश की और अब सुगा योशिहिडे साहब कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली यू हैव प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिनके अपने दूसरे बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म संबंधित प्रॉब्लम जो है कनाडा में चल रहे हैं, जिसको वो अपने ढंग से हैंडल कर रहे हैं। तो ये है भैया वो 7 महारथी जो दुनिया की दशा और दिशा पे बात कर रहे हैं। G7 को हमेशा वेस्ट का मैस्कट कहा जाता है। मतलब एक पश्चिम का अगर एक प्रतीक चिन्ह देखा जाएगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में जो एक विश्व व्यवस्था बनी थी उसमें G7 को लीडर माना जाता है। अब ये G7 खुद बना जब अरब देशों ने अपने ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ा दिए थे
और उसके रिस्पॉन्स में इनको समझ में आया सातों भैया लोगों को कि यार एक हो जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और उसके बाद एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन वगैरह थोड़ा सा आसान हो जाएगा। G7 ने कुछ समय के लिए रशिया के साथ भी रोमांस किया और G8 बन गया, लेकिन फिर पुतिन साहब कहां रोमांटिक प्रवृत्ति के आदमी, उन्होंने तो चढ़ाई कर दी भैया क्राइमिया पेनिनसुला पे, तो उसके बाद G8 को हटाकर उन्होंने फिर से G7 ही कर लिया। अब जब हम इसको मैस्कट ऑफ वेस्ट कहते हैं तो इट इज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट। इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट का मतलब यह होता है कि एक औद्योगिकृत पश्चिम का मतलब है कि आप न केवल एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गए हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद सन 2000 के बाद आप एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी बन चुके हैं। और कई दुनिया के देश अभी तक फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं हो पाए। चाइना ऑलमोस्ट फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, लेकिन वो अभी तक पोस्ट इंडस्ट्रियल नहीं बन पाया। ये पश्चिम के देश ऑलरेडी पोस्ट इंडस्ट्रियल में जा चुके हैं। भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 5 साल भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत खराब रहे, क्योंकि द जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग हैव गॉन डाउन बाय 50%। 2015-16 से 2020-21 में भारत में विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियां आधी रह गई हैं। ये लेटेस्ट CMI CEDA का इस महीने का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ सिस्टम्स में प्रगति का सूचक माना जाता है। आई मीन दिस इज द अल्टीमेट कैशे ऑफ प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड स्टफ लाइक दैट। समझ गए? ये सारे देश लिबरल यानी कि उदारवादी, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के सबसे बड़े सिंबल्स माने जाते हैं। तो जहां आपने इन देशों का नाम लिया कि फिर ये मालूम है कि भाई ये लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और ये 21st सेंचुरी वाली बातें करते हैं, इतिहास की नहीं। फेसिंग मेनी न्यू शॉक्स एंड चैलेंजेस। अब पिछले 20 साल में क्या हुआ, दुनिया में इतना कुछ अचानक से बदल गया। और पिछले 13 सालों में खासतौर पर 2007-8 में जब से अमेरिका की हाउसिंग क्राइसिस आई, उसने दुनिया में कैपिटलिज्म के प्रति गुस्सा पैदा किया, इन पश्चिम के देशों के प्रति गुस्सा पैदा किया, और बहुत कुछ डिसफंक्शनल होने लगा। उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने लिया? चाइना ने। चाइना उस पूरे टर्बुलेंस का, डिसफंक्शनैलिटी का अच्छा खासा फायदा उठा के अपने आप को मजबूत कर गया उस प्लेटफॉर्म पर जो 2002 में WTO का ग्लोबल फ्री ट्रेड प्लेटफॉर्म खुद अमेरिका ने उसे मुहैया कराया था। तब तक चाइना इतना बड़ा देश नहीं था इकोनॉमी वाइज, लेकिन 2002 से जब अमेरिका उसको लेकर आया WTO में, तब ये उम्मीद थी कि ये एक दिन लोकतांत्रिक बन जाएगा। अब वो तो होने से रहा। चाइना ने सारी दुनिया को अथॉरिटेरियन बना दिया, और चाइना अपना पूरा जो कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन मॉडल है ये सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। कहीं वो प्योरली पॉलिटिकली कर जाता है जैसे कि जिम्बाब्वे, कहीं वो अपने BRI की आड़ में लोगों को फंसा लेता है जैसे कि सेंट्रल एशिया, कहीं वो पॉलिटिक्स और BRI या प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंबाइंड स्ट्रेटेजी लेके फंसाता है जैसे कि श्रीलंका। तो ये चाइना का पिछले 20 साल का खेल रहा। बैकड्रॉप में खड़ा है G7, और इसी के साथ साथ G20 के जो बचे हुए देश हैं उनका उदय भी पिछले 10 से 15 सालों में हुआ। और ब्रिक्स, जो कि 2001-2 में एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग के रूप में गोल्डमैन सैश के किसी आदमी ने नाम दिया था, वो भी अपनी जगह तो बना ही हुआ है। तो यह है इसका पूरा बैकग्राउंड। कट टू 2021, 2021 की दुनिया कैसी है? देखिए, 6 बहुत बड़ी चीजें आज दुनिया के सामने हैं। पहली बात तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि 2021 इज द बिगिनिंग ऑफ अ डेकेड लाइक नन अदर। ये जो 2021 से 30 का दशक है, ये आप गारंटी मान के चलिए, ये मेरी पर्सनल गारंटी मान के चलिए कि 2030 आते आते सब कुछ बदल जाएगा। हमारे समाज के संदर्भ में, हमारे पूरे कल्चर के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी और साइंस का इंटरमेशिंग विद सिविलाइजेशन के संदर्भ में, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उसके संदर्भ में, 2030 आते आते फंडामेंटली दुनिया बदल जाएगी। अब अच्छे के लिए बदलेगी, बुरे के लिए बदलेगी, ये सब एडवांस में तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चेंजेस दैट एक्चुअली इंपिंज ऑन सोसाइटी और रादर अराइज इन सोसाइटी, हाउ डू दे इंपिंज ऑन इंडिविजुअल लाइव्स, ये तो यार समय के साथ पता चलता है। तो आज हमें क्या पता चला भाई, कोविड पैंडेमिक जो आया उसने दुनिया के जो वीक पॉइंट्स थे पूरे पूरे एक्सपोज करके रख दिए। हमें यह पता चला कि दुनिया तो पैंडेमिक के लिए तैयार ही नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन एक वायरस पूरे 24 घंटे में दुनिया का सैर लगा कर आ जाएगा, ये हमने सोचा ही नहीं। तो आज हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजीज सर्वेलांस मैकेनिज्म पूरी दुनिया में एक दुनिया के रूप में बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज अगला पैंडेमिक आने में कितना समय है? फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल। और उसकी कॉस्ट तो कितनी ज्यादा होती है, ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सब हम देख ही चुके हैं। सेशन में मजा आ रहा है ना? लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप और आपके सभी दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। इसका PDF इस सेशन का नीचे लिंक में दिया है, उसको डाउनलोड भी कर लीजिए। तो कोविड ने हमारे ग्लोबल वीक पॉइंट इतने बुरी तरह से एक्सपोज किए हैं कि पूछो मत।
ट्रंप पिछले 4 साल में मल्टीलैटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद को पूरी तरह से कमजोर करने के प्रयास में लगे हुए थे। उसका जबरदस्त फायदा चाइना को मिला है। हालांकि चाइना ने ट्रेड वॉर भी सहा, लेकिन इंटरनली वो अपने आप को मजबूत करके खड़ा रहा। और ट्रंप ने जो मल्टीलैटरलिज्म को पूरी तरह से कमजोर किया, अब उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद के ऊपर ले ली है। और इसीलिए डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट करेंगे, डब्ल्यूटीओ को सपोर्ट करेंगे, पेरिस क्लाइमेट डील में वापस आ जाएंगे, ऐसी 50 बातें, नेटो को मजबूत करेंगे बाइडेन ने आते के साथ की। मतलब एक टिपिकल रेगुलर प्रेसिडेंसी आ गई, वो टर्बुलेंस का फेस खत्म हो गया। चाइना's मैसिव ग्रिप ऑन सप्लाई चेन। एक बात जो आज सारी दुनिया को समझ में आ गई, चाइना से कोई मुक्ति नहीं है। 2020 में मई में भारत के अपने कारण थे चाइना से नाराज होने के, एलएसी का झगड़ा, लेकिन बाकी दुनिया के पास एक कारण था कि अचानक से जब चाइना ने जैन फेब मार्च में खुद को बंद कर लिया था, हाथ पांव फूल गए दुनिया के, क्योंकि माल की सप्लाई बंद हो गई। और तब लोगों को यह समझ में आया कि यार हम चाइना के ऊपर कितने ज्यादा निर्भर हो गए। तब अप्रैल में जून जुलाई 2020 में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि नाउ कंपनीज विल एग्जिट चाइना, दे विल गो फॉर अ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। टुडे इन जून जुलाई 2021 वी कैन लुक बैक एंड सी इट डिड नॉट हैपन। वो तो वहीं रुके हुए हैं, क्योंकि विद इन चाइना उनको इतना फायदा हो रहा है और प्रॉफिट मेकिंग हो रही है कि चाइना छोड़ के निकलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा है। और चाइना प्लस वन सच्चे अर्थों में हो ही नहीं पाया है। ये एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने बहुत हम्बल कर दिया G7 को, और इसके लिए इनको समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से ही हमला करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ी चीज जो बाइडेन ने जो की, जो भैया ने, उन्होंने आते ही ये बोला कि भैया 50 काम हमें करने हैं, लेकिन अब 4 साल में हम क्या क्या कर लेंगे। तो हम तो बस 2 ही चीजें करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे पूरा फोकस और चाइना पे पूरा फोकस। ये बात जो बाइडेन ने स्वयं कही है। और अब हम हमारी बाकी की सारी गतिविधियां इन्हीं 2 के कंटेक्स्ट में करेंगे, या तो जलवायु परिवर्तन से लड़ना या चाइना से लड़ना। और वो तो खुला बोल रहे हैं कि मैं चाइना को छोड़ूंगा नहीं। और वो एक्चुअली क्योंकि बहुत ठंडे दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक इन द सेंस ऑफ बीइंग इफेक्टिव। तो हाल ही में अभी जो पूरा कानून पारित हुआ बाय पार्टिजन सपोर्ट से, अमेरिकन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, तो बिलियंस ऑफ डॉलर सपोर्ट हम देंगे हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, रेयर अर्थ इंडस्ट्री को। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, और इसीलिए चाइना अपनी तरफ से बीच बीच में बोलता रहता है दिस इज अ कोल्ड वॉर मेंटालिटी, दिस इज दिस मेंटालिटी। वो अपनी लड़ाई, अपना खेल अलग से, क्योंकि उसने तो खुद को ऑलरेडी अमेरिका के बराबर खड़ा कर लिया है। अगला जो प्रॉब्लम G7 के सामने 2021 में आके खड़ा हो गया है, नव उदारवाद, जो ये आर्थिक व्यवस्था 1990 से दुनिया भर में बनी, जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म में डीजनरेट हो गई सारी दुनिया में, इसने सोशल इनइक्वालिटी को ऐतिहासिक रूप से सबसे खतरनाक स्तर पे पहुंचा दिया है। ये बात टॉमस पिकेटी 2013 से बोलते चले आ रहे हैं, ये बात ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2015 से लगातार बोल रही है, और ये बात तो अब G7 के नेता भी बोलने लग गए कि ये इनइक्वालिटी तो स्वीकार्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो समाज ही टूट जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब टॉप 10% और बॉटम 50% का गैप। एंड फाइनली द बिगेस्ट चैलेंज दैट G7 नाउ फेसेस, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये वेस्टर्न, सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, दुनिया भर की सरकारों में जो मेजॉरिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म दिख रहा है, वो फिर बोरिस जॉनसन खुद ही क्यों ना हो, हंगरी के विक्टर ओरबान क्यों ना हो, चाइना के शी जिनपिंग तो है ही हैं, और जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के हैं। ये अथॉरिटेरियन सरकारों से निपटना G7 का एक एजेंडा होगा। तो इन सभी लोगों के लिए अब आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये ट्रीटिंग हेल्थ एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड करें। पैंडेमिक के बाद सबको एक बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आया है, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। आप समझ रहे हैं ना। पिछले साल पश्चिम के देशों ने क्या किया, अरबों अरबों वैक्सीन के ऑर्डर एडवांस में दे दिए। दुनिया उन पे हंसती रही मई जून जुलाई 2020 में कि देखो क्या कर रहे हैं लोग, करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर। आज उनकी बुद्धिमत्ता समझ में आ रही है कि अब उनके पास वैक्सीन है और अब वो बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी चल सकता है, हेल्थ हैज टू बी ट्रीटेड एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। तो क्या ये जोश जो G7 ने 2021 में दिखाया, ये आगे बरकरार रहेगा? क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट एंड यूनिफाइड चैलेंज टू चाइना। अब जैसे क्वाड है, क्वाड एक चैलेंज है, लेकिन G7 के सारे लोग तो क्वाड का सदस्य नहीं है। टेकिंग मोर लाइक माइंडेड वंस लाइक ऑन बोर्ड। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में जब एड्रेस किया तो यही बोला दैट हमारा तो पूरा का पूरा शेयर्ड कल्चर है, भारत में जो इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो ये तो बिल्कुल G7 जैसी, तो वी आर वेरी नेचुरल एलाइज, हम में कोई फर्क थोड़ी है।
गिविंग लाइफ टू मल्टीलैटरलिज्म वंस मोर, क्योंकि रूल बेस्ड तो मल्टीलैटरलिज्म ही होता है, बायलैटरल में तो जो बड़ा है वो छोटे की गर्दन पकड़ लेता ना भैया। सपोर्टिंग मोर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड नॉट अथॉरिटेरियनिज्म, ये कितना कर पाएगा G7, देखने लायक बात होगी। इसमें शिनजियांग विल बी अ वेरी बिग टेस्ट केस, जहां वीगर मुसलमानों का टॉर्चर हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिक में है। बैटलिंग इनइक्वालिटी एंड क्रिएटिंग ग्लोबल टैक्सेशन रिजीम, दुनिया भर के एमएनसीज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग करके अरबों डॉलर यहां का वहां करके अपना टैक्स बचाते हैं, अब उस पर ब्रेक लगने जा रहा है। तो G7 आने वाले समय में 6 चीजों की बात करेगा। आपको फंडा समझ में आया? तो आज हमने ये देखा कि दिस इज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर द डेकेड। इनका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, आज दुनिया कैसी बनी है वो बताया, ये सातों मिलके क्या 6 चीजें करने निकले हैं वो बताया। समझ में आया सब कुछ कि नहीं? सेशन में मजा आया? तो फटाफट इस पर आपकी राय जो है कमेंट थ्रेड में आनी ही चाहिए। हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, बहुत प्यारे कोर्सेज हैं। करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम के महीने में 20 सेशन होते हैं। पावर ऑफ 10 के हर संडे को 2 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल एनालिसिस होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पर ही ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, आप वो करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप पीटी की साइट पर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी ये सारे कोर्सेज हैं। आज की तारीख में आपको सीए बूस्टर प्रीमियम में ऑलरेडी 245 सेशन रेडी मिलेंगे और पावर ऑफ 10 के 52 रेडी मिलेंगे। तो आपका तो वैल्यू फॉर मनी एक ही दिन में वसूल हो जाएगा। पेट भर के देखिए, ज्ञान का पूरा संसार हमने क्रिएट किया है, उसको अच्छे से यूज कीजिए और आगे के फ्रेश सेशन तो मिलेंगे। तो आई होप टू हैव यू विथ मी इन दीज स्पेशल कोर्सेज। आज के सेशन में इतना ही, कल आपसे पुनः नंबर 2 सेशन में बात करेंगे। क्या टॉपिक कवर करूं कल 15 मिनट में मुझे जल्दी से बताओ, तो उसी पर मैं तैयारी करूंगा। सजेशंस आते रहने दो, और अगर इस सीरीज को आपका प्यार और समर्थन मिला तो मैं इसे लंबे समय तक चलाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।